सभी को नमस्कार। एक बार सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए तो हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारी 22वीं क्लास है। 21 क्लास हमारी जो है परीक्षा से पहले हो चुकी थी, तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है अभी लास्ट की एक दो क्लास लेंगे और एमसीक्यू करके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा लगभग पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है शुरू से लेकर अंत तक हमारी विगत 21 क्लासों में पूरा किया गया। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ाया गया है आप सभी को। तो 21 क्लासेस में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया गया। आने वाले एक दो क्लासेस में जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव आए हैं एक बार। पिंकी जी गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास में जुड़ जाइए तो हम जो है क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम कहाँ तक थे? हमने परीक्षा से पहले मूल्यांकन प्रणाली पढ़ी थी और मूल्यांकन प्रणाली की आगे जो हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मूल्यांकन में हमने शिक्षक के मूल्यांकन के बारे में जो है पढ़ा था, शिक्षक के उत्तरदायित्व। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है पढ़ा है शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं और उसमें क्या विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास, पाठ्यक्रम का विकास एवं संचालन, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम, कक्षा प्रबंधन का ध्यान रखना, विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन, व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन या व्यवसाय संबंधी यानी कि जॉब रिलेटेड गाइड करना, ये सारा सब क्या है? एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है। ठीक है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को पता है कि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कितने स्टूडेंट लाइव आए हैं। सभी एक बार ग्रुप पर जो है एक मैसेज कर दीजिए, कक्षा आज की लाइव हो चुकी है। तो सारे स्टूडेंट जो है एक बार जुड़ जाएंगे तो हम कक्षा जो है शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी था कि प्रभावी सामाजिक संबंध, संपूर्ण विद्यालय कार्य साधकता का ध्यान रखना और विद्यार्थियों का सार्वजनिक परीक्षा परिणाम। यहाँ तक जो हमने पढ़ा था विगत क्लास में 21वीं क्लास में। तो ये अभी 22वीं क्लास यहाँ से शुरू होगी, मूल्यांकन के अन्य प्रकार। ठीक है, तो अन्य प्रकार जो है आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है जो विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रश्नोत्तर व चर्चा। सहभागिता यानी कि सहभागिता विद्यार्थी कैसे लेता है? प्रश्न उत्तरी जब हम विद्यार्थियों से करते हैं या फिर चर्चा करते हैं उनके साथ किसी विषय पर। ठीक है, तो उससे क्या है? विद्यार्थी का सहभाग कहाँ पर होता है? कक्षा में। ठीक है, तो आपको याद रखना विद्यार्थियों का सहभाग लेने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? प्रश्न उत्तरी या फिर चर्चा या फिर प्रोजेक्ट देने होते हैं, जिससे जो है वो कक्षा में जुड़ पाए। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट का मैं कमेंट देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट आए। पिंकी जी, अनु जी और कितने स्टूडेंट आए? एक बार सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए, जितने स्टूडेंट कक्षा में आए हैं एक बार सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए और फिर हम शुरू करेंगे आज मूल्यांकन के अन्य प्रकार, जो कि अभी समाप्त हो जाएगा हमारा। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड हम जो है शुरू कर देंगे। ठीक है, प्राची जी, अनु जी और पिंकी जी, इतने स्टूडेंट कक्षा में अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम आज पढ़ रहे मूल्यांकन के अन्य प्रकार, निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन। उसमें सबसे पहला टॉपिक है तो रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का वह अभिन्न अंग है जो विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रश्न उत्तर पर चर्चा पर बल देता है। यह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ
स्वमूल्यांकन व सहपाठीय मूल्यांकन की भूमिका को भी प्रकाश में लाता है। शोध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जब विद्यार्थी सहभागिता करते हैं और स्वयं अपने काम के स्वामित्व को संभालते हैं तो अधिगम के प्रति उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहता है, तो सिंपल सा है कि रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन कब होगा, जब विद्यार्थी कक्षा में सहभाग लेगा। सहभाग कैसे लेगा, प्रश्नोत्तरी से, चर्चा से, ठीक है। प्रश्नोत्तरी और चर्चा से विद्यार्थी जो है कक्षा में सहभागी हो जाते हैं। सहभागी होने से क्या होता है, उनका निर्माण होता है, रचनात्मक और निर्माणात्मक जो उनका विकास होता है। किस प्रकार से, अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो उनको ये डाउट्स है मन में, वो क्लियर हो जाएंगे, उससे क्या है, उनका ज्ञान अर्जन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ वो प्रश्न पूछ रहे, इसलिए उनकी जो बोलने की यानी कम्युनिकेशन की भी स्किल जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो सर्वांगीण जो है विकास इनका हो सकता है। तो यही सर्वांगीण विकास किसमें आता है, निर्माणात्मक। निर्माणात्मक क्या है, निर्माण करना है विद्यार्थियों में, क्या है, नई स्किल को निर्माण करना है, ज्ञान में, स्किल में, हर तरह से जो उसका विकास हो, वही निर्माण है। तो निर्माण किस प्रकार से करते हैं, प्रश्नोत्तरी, चर्चा, प्रोजेक्ट देकर इन सभी से जो करते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो लिखा गया है उसका इतना ही अर्थ, सीधा अगर हम बोले आम भाषा में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाने का कार्य भी करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि यह अधिगम को एक सुखद अनुभूति बना देता है, क्योंकि विद्यार्थियों की सहभागिता उसकी सीखने की ललक को नहीं बढ़ाती, अपितु अनजाने में मूल्यांकन की विधियों को भी प्रभावित करती है। यह मूल्यांकन अन्य मूल्यांकन की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है बाकी मूल्यांकन से अधिक क्या है, विश्वसनीय है। क्यों है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, सीधा प्रश्न उत्तरी होती है, सीधा चर्चा होती है, वहां पर आपको सीधे रूप में पता चलता है कि विद्यार्थी कितना सीख रहा है। लेकिन अगर आप उसकी अगर परीक्षा लोगे, ठीक है, अगर आप उनकी परीक्षा लोगे, टेस्ट लोगे, वो कौन सा मूल्यांकन होगा, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा। जो मौखिक परीक्षा होती है हमारी, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, वो किस प्रकार का मूल्यांकन में आता है, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं हमारे जो हमने पढ़े थे। तो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रोजेक्ट वाली परीक्षा, ये सारी जो परीक्षा किस में आती है, परीक्षा की किस में आती है, जो लिखित परीक्षा होती है वो किस में आती है। स्नेहा जी प्रणाम, अनुराग जी प्रणाम, गुड इवनिंग, प्राची जी गुड इवनिंग। जितने स्टूडेंट हैं मुझे ये बताइए, परीक्षा जो हम लिखित परीक्षा लेते हैं वो किस प्रकार का मूल्यांकन है, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, किसी को याद है, पेपर से पहले पढ़ाया गया था, 21वीं क्लास में पढ़ाया गया था, लास्ट क्लास में। कोई एक स्टूडेंट बताएगा, ऑप्शन दूं मैं, ऑप्शन दो क्या, मैं पूछ रहा हूं जो मौखिक है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ये किस प्रकार के मूल्यांकन में आती है, जो हमारी परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा जो होती है किस में आती है, जो हमारी मौखिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा किस में आती है। दो ऑप्शन है हमारे, दो ऑप्शन में दे देता हूं, एक होता है परिणामात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। तो परिणामात्मक में आता है या गुणात्मक में आता है, ये बताइए अभी। परिणामात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है स्टूडेंट का। जो मौखिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, किसमें आती है, मौखिक लिखित सारी जो है परिणामात्मक मूल्यांकन में आती है। परिणाम जहां पर दिखाई देता है, जहां पर रिजल्ट दिखाई देता है वो परिणामात्मक मूल्यांकन होता है। गुणात्मक मूल्यांकन क्या है, अभी जो पढ़ रहे हैं हमें गुणात्मक है, निर्माणात्मक, जिसमें हम निर्माण करते हैं, जिसमें विकास करते हैं विद्यार्थियों का, जिसमें जांच सूची आती है, स्तर मापन आता है, अवलोकन आता है, ये सारी घटनावृत्ति जो आती है, व्यक्ति अध्ययन, ये सब कुछ किस में आता है, गुणात्मक में। एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ, पीछे है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ट है। परिणामात्मक हमने पढ़ाया था मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रोजेक्ट देकर जो हम करते हैं। लिखित परीक्षा के 4 प्रकार होते हैं, निबंधात्मक, अति लघुत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। ये आपको पता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है एनटीए लेता है, नेट परीक्षा जो हमारी वस्तुनिष्ठ होती है। निबंधात्मक परीक्षा आपकी स्कूलों में होती है, ठीक है। लघु लघु उत्तरात्मक परीक्षा जो 20-40 मार्क्स की जो होती है, और अति लघु वाली जो 20 मार्क्स की जो लिखित परीक्षा होती है उसे अति लघु उत्तरात्मक परीक्षा हम कहते हैं, ठीक है। तो परिणामात्मक में क्या आता है, जो भी जिसमें भी हमें रिजल्ट मिलता है, जिसमें भी हमें ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि जिसमें हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें हमें मार्क्स मिलते हैं, 70 मार्क्स, 70% आ गए, 80% आ गए, ऐसे जहां पर लिखा होता है वो सारे जो है परिणामात्मक मूल्यांकन में होते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इनमें कभी मार्क्स नहीं दिए जाते, लेकिन उसके आपके दिमाग का, कौशल्य का, स्किल का जो है डेवलपमेंट जिसमें होता है वो गुणात्मक में होते हैं। उसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन जो हम पढ़ रहे हैं वो भी इसी में आता है। विद्यार्थी का निर्माण करना ही गुणात्मक महत्व, वहां पर क्वालिटी आती है। जहां पर क्वालिटी की बात होती है तो गुणात्मक मूल्यांकन में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे। तो निर्माणात्मक क्या में क्या होता है, एक तो उसकी सहभागिता होती है, विद्यार्थी की सहभागिता, उसकी सीखने की ललक। एक तो सीखता भी है, साथ साथ सीखने के साथ साथ वो क्या है, उसका मूल्यांकन भी होता है। कौन सा मूल्यांकन होता है, गुणात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। और ये मूल्यांकन अन्य मूल्यांकन यानी कि ये गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और जो परिणामात्मक मूल्यांकन है, अन्य मूल्यांकन यानी परिणामात्मक मूल्यांकन यानी कि लिखित परीक्षा, इन सब से जो है मौखिक परीक्षा से अच्छा है। क्यों, क्योंकि चर्चा में अगर आपसे प्रश्न उत्तरी में जितना ज्यादा विश्वसनीय है कि अगर मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछूं और अगर आपने उत्तर दिया तो वो ज्यादा विश्वसनीय है, या फिर आपको मैं कहूं कि आप एग्जाम में जितने मार्क्स आपने लिए, क्योंकि एग्जाम में कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सीधा प्रश्न पूछूं तो आप कॉपी नहीं कर सकते ना। कक्षा में खड़ा होकर अगर मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं तो उसमें आप कॉपी नहीं कर सकते, वहां पर कॉपी करने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप लिखित परीक्षा ले तो वहां पर जो है कॉपी करने की गुंजाइश होती है। इसलिए ये जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है ये ज्यादा विश्वसनीय है, ठीक है। इसके बाद है संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता करना होता है कि एक विशेष अवधि पूरी होने पर शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा कर लिया गया है। यह मूल्यांकन कोर्स का ग्रेड देने या यह परिणामित करने के लिए होता है कि एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से पूर्ण किया। तो ये क्या एंड में जो हम निकालते कि रिजल्ट जब निकालते हैं हम, उससे रिलेटेड है कि अंत में विद्यार्थी कितना सीखा है। और जो हमारे कार्यक्रम था यानी कि हमने जो लक्ष्य बनाकर रखा था कि सारे विद्यार्थी पास होने चाहिए, सारे विद्यार्थियों को जितना पाठ्यक्रम है वो पूरा समझ आना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर हम चलते हैं। और वो उद्देश्य जब परीक्षा लेने के बाद वो पूरा होता है तो हम उसके बाद जो एक मूल्यांकन करते हैं कि जितना हमारा उद्देश्य हमने टारगेट रखा था वो पूरा हुआ या नहीं। तो ये किसके अंतर्गत है, ये अंतर्गत इसी के अंतर्गत आता है, किसके, संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, ठीक है। इस मूल्यांकन के लिए बाह्य परीक्षाएं भी होती है और शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षा, रेटिंग स्केल आदि का प्रयोग भी किया जाता है। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रेड आपको पता है, ग्रेड श्रेणी, ग्रेड के कितने प्रकार है, सबसे बड़ा ग्रेड कौन सा है, ग्रेड की शुरुआत किससे होती है, पहला ग्रेड कौन सा है, फर्स्ट ग्रेड कौन सा है, जल्दी कमेंट कीजिए, फर्स्ट ग्रेड कौन सा होता है, फर्स्ट ग्रेड कौन सा होता है। हम जब ग्रेड देते हैं ABCD वाले तो उसमें सबसे बड़ा ग्रेड कौन सा है, परंतु इससे कोर्स के उद्देश्यों की उपयुक्तता की परख के साथ साथ अध्यापन की प्रभाविता के बारे में निर्णय लेने में भी सहायक सूचना मिलती है, ठीक है। तो सहायता कहां पर मिलती है, अध्यापन प्रभावी करने में, ठीक है। क्योंकि जितना हमने मूल्यांकन करने के बाद हमें क्या होता है, फायदा किसका होता है कि
हमें अंत में जो है अध्यापन में कहाँ कमी हो रही है। अगर विद्यार्थी जो है, हमने पाठ्यक्रम पढ़ा है लेकिन विद्यार्थी सारे के सारे फेल हो गए, तो उसका मतलब है कि शिक्षक जो है ठीक से पढ़ा नहीं रहा, तो यहाँ पर मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, या फिर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर सभी स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं, तो हमें मूल्यांकन ये हो जाता है कि वहां पर हमें फिर से फोकस करना है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन का ये फायदा होता है। सभी का उत्तर जो है गलत आ रहा है। स्नेहा जी ने ए कहा है, निधि जी ने ए कहा है, पिंकी जी ने ए प्लस कहा है। मैंने आखिरी कक्षाओं में जो है मार्कशीट दिखाकर भी मैंने आपको दिखाया था, मेरी मार्कशीट दिखाकर भी आपको बताया था ग्रेड सिस्टम क्या होता है। सबसे बड़ा ग्रेड कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रेड ये नहीं होता, ये नहीं होता, ए प्लस भी नहीं होता, ए प्लस भी नहीं होता। सबसे बड़ा ग्रेड होता है ओ। ओ जो है सबसे बड़ा ग्रेड होता है, आउटस्टैंडिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। ओ ग्रेड सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे आता है ए प्लस, उसके नीचे आता है ए, उसके नीचे आता है बी, बी कहीं कहीं पर बी या फिर बी प्लस लिखा होता है, और कहीं कहीं पर सिर्फ बी, और इसके नीचे आता है सी, और सी के नीचे लगभग फेल, इसके नीचे लगभग कोई ग्रेड नहीं देते नॉर्मली, तो ये ग्रेड होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आता है आउटस्टैंडिंग ओ ग्रेड, और जो फेल होता है उसके लिए लिखा होता है एफ, एफ फॉर फेल, और जो सबसे निचला पासिंग मार्क्स में जो पास होते हैं उनको सी ग्रेड दिया जाता है, सी ग्रेड। ठीक है, सी, उसके ऊपर बी, बी प्लस, ए प्लस, और ए प्लस के ऊपर ओ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रेड सिस्टम है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रेड कौन सा होता है? ओ ग्रेड होता है। फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन, यह मूल्यांकन विधि पारंपरिक कक्षा आधारित है। इसमें कुछ सामान्य प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें एक विशेष वर्ग की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर परीक्षा परिणाम की समुचित व्याख्या की जाती है। यह वर्ग एक मानक वर्ग होता है जिसके संदर्भ में ही परिणाम को देखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि कोई विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कितना आगे या पीछे है। ठीक है, मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या है? इसमें जो रेफरेंस लिया जाता है कि एक विद्यार्थी, जैसे हमारी नेट की परीक्षा में भी जो इसका प्रयोग किया जाता है। नेट में आप देखोगे, नेट में जो हमारे यहाँ पर परसेंटेज में मार्क्स नहीं आते, मार्क्स किस में आते? परसेंटाइल में। परसेंटाइल कैसे डिसाइड होता है? जो फर्स्ट है उसको 100 परसेंटाइल दिया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में जो फर्स्ट आया है उसको क्या मिलता है? 100 परसेंटाइल। उसके नीचे जो आता है उसको मिलता है 99, उसके नीचे 98। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है 0 तक चलता है, या फिर 1 तक, जैसा देखिए। तो यहाँ पर भी मानक संदर्भित है कि जो फर्स्ट है और जो आप हो, यहाँ पर समझिए आप 98 पर हो, तो आप में और फर्स्ट में कितना फर्क है? 2 परसेंटाइल का फर्क है। ठीक है, तो 2 परसेंटाइल स्टूडेंट जो है आपसे आगे है, ऐसा यहाँ पर लक्षित होता है। यही कक्षा में भी देखा जाता है कि कक्षा में अगर 10 लड़के हैं, 10 स्टूडेंट है, तो उसमें एक स्टूडेंट जो टॉपर है वो जो 80% लाता है, और जो सबसे निचला है वो जो है 35 लाता है, केवल पास होता है। तो यहाँ पर मानक डिसाइड किया जाता है। मानक कहाँ से डिसाइड होगा? मानक ऊपर से डिसाइड होगा कि ऊपर वाला जो स्टूडेंट है सबसे होशियार, उसकी तुलना में जो सबसे निचला है वो कितना पीछे है, और जो बीच में है यानी कि जो 70 है या फिर 65 वाले है वो कितने स्टूडेंट है। ये सारा जब काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानक संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें कितने विद्यार्थी टॉप कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी जो है फेल हो रहे हैं या फिर कम मार्क्स ले रहे हैं, कितने विद्यार्थी जो कि मीडियम में है, यानी कि ना ज्यादा होशियार है ना ज्यादा कम मार्क्स लाने वाले। ठीक है, तो ये सब जहां पर होता है उसे हम मानक संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं। फिर इसके बाद निष्कर्ष संदर्भित निकष संदर्भित मूल्यांकन। निकष संदर्भित मूल्यांकन में क्या? इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की योग्यता का मापन
किसी विशेष कसौटी अथवा निकष के संदर्भ में किया जाता है। यदि किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया गया है तो प्रवेश हेतु सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य समझा जाएगा जिसके प्राप्त अंक इस कट ऑफ पॉइंट के बराबर या उससे अधिक होंगे। इस मूल्यांकन से एक विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों से अनावश्यक तुलना समाप्त हो जाती है। यह मूल्यांकन विधि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर और पूर्ण अधिगम की संकल्पना की ओर ले जाती है। उपरोक्त दोनों प्रकार के मूल्यांकन का शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इस मूल्यांकन में संकल्पनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त कल्याणकारी अथवा सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है। तो निकष संदर्भित मूल्यांकन वो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को आप एंट्रेंस टेस्ट जैसे आप देते हो पीएचडी के लिए या फिर एमए के लिए यूनिवर्सिटीज में, वो वाला नहीं है ये, ठीक है, इसमें अंतर है, वरना आप वो समझ लोगे। या फिर जो नेट हमारा कट ऑफ निकालता है वो वाला कट ऑफ नहीं है। यहाँ पर जो कट ऑफ पॉइंट है वो कौन सा कट ऑफ पॉइंट है, जो आपने लगभग देखा होगा पहली से 10वीं तक या फिर 12वीं तक। उसमें क्या कट ऑफ होता है कि जितने विद्यार्थी 35% मार्क्स लाएंगे वो जो है अगली कक्षा में जाएंगे। तो एक निर्धारित है, जहां पर निर्धारित है, लेकिन नेट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नेट में अगर आपने 60% ला लिए तो आप पास हो जाओगे, ऐसा कोई है क्राइटेरिया नेट का नहीं है। या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपने इतने इतने मार्क्स लाने उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाले हैं वहां से वो गिनती करते हैं, यानी कि अगर उनके यहाँ पर 60 सीटें हैं तो ऊपर वाले जो टॉप 60 स्टूडेंट है उनको जो है वो एडमिशन दे देते हैं। उसमें भी जो कैटेगरीज आती है हमारे आरक्षण वाली, उनके अनुसार जो है उसको दिया जाता है, ठीक है। उसमें भी जो टॉप आते हैं उन कैटेगरीज में, तो इस प्रकार से वो मूल्यांकन अलग मूल्यांकन है, वो कट ऑफ अलग है। यहाँ पर जो कट ऑफ की बात की जा रही है निकष संदर्भित, वहां पर क्या है, पहले से निर्धारित किया जाता है कि एक क्राइटेरिया क्या है। जैसे 10वीं तक क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपने 35% मार्क्स ला लिए तो आप जो अगली कक्षा में प्रमोट हो जाओगे। अगर 35 से कम आपके मार्क्स है तो आप जो फेल हो जाओगे, ठीक है। 10वीं में भी ऐसा होता है कि अगर आपने 35% जो है मार्क्स लिए है परीक्षा में तो क्या है, आप 11वीं में एडमिशन ले सकते हो। तो वो है निकष संदर्भित मूल्यांकन, जो हमें 10वीं की कक्षा में या फिर 12वीं की कक्षा में मिलता है कि अगर आप 35% अगर मार्क्स नहीं लाते तो आप फेल हो जाते हो, और उससे अधिक लाते हो तो आपको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। तो उसे हम निकष संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। तो निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर क्या है वो हम देखेंगे चार्ट में। पहला है निर्माणात्मक, जिसका दूसरा अर्थ है रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि उसमें एक विद्यार्थी का निर्माण होता है जहां पर वो निर्माणात्मक मूल्यांकन है। फिर दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रभाव कार्यक्रम को बनाने वाले और उसे विकसित करने वाले पर पड़ता है, और संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रभाव शैक्षिक कार्यक्रम के उपभोक्ता पर पड़ता है। उपभोक्ता यानी कि स्टूडेंट्स, उपभोक्ता कौन होते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन निर्माणात्मक में क्या होता है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि अगर निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाए तो वहां पर जो है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पर जो है प्रभाव पड़ेगा, लेकिन संकल्पनात्मक मूल्यांकन में क्या है, केवल विद्यार्थी पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा अंतर क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। तो निर्णयात्मक यानी कि डिसीजन यहाँ पर नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कोई, जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे परिणामात्मक मूल्यांकन में कैसे निर्णय क्या लिया जाता है, जैसे परसेंटेज और मार्कशीट दी जाती है कि आपको 60% मिले, आपको 70% मिले। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में ऐसा कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाता। इसमें क्या आपका विकास किया जाता है कि आपकी स्किल डेवलप हो। इसमें जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे कक्षा में प्रश्न उत्तरी करना, ये क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। उसमें क्या है, आपकी बोलने की, कक्षा में बात करने से,
पढ़ने की स्किल आपकी बढ़ जाए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाए, आपका ज्ञान बढ़ जाए, ये सब कुछ क्या है, आपका विकास होना। लेकिन वहां पर अगर आप प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो उसमें क्या है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, या फिर आपको नहीं कहा जाता कि आप पास हो गए। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं प्रश्न पूछूं और आप उत्तर दो तो उसके बाद यहाँ पर कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आप नेट पास कर गए, और ना ही आपको कोई चॉकलेट मिलेगा, ना ही कोई पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या मिलेगा आपको, आपका विकास होगा। ठीक है, निर्णय नहीं मिलेगा यहाँ पर, निर्णयात्मक यानी कि कोई सर्टिफिकेट या फिर डिग्री नहीं मिलती निर्णयात्मक में, लेकिन आपका विकास होता है। ये अंतर है दोनों में। तो संकल्पनात्मक मूल्यांकन निर्णयात्मक होते हैं, यानी कि इसमें निर्णय दिया जाता है अंत में, कि अपना मूल्यांकन करके मार्क्स दिए जाते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते। प्रश्नोत्तर और चर्चा करना कक्षा में विद्यार्थियों और अध्यापक निर्णयात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में आता है। इसमें ग्रेड का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ग्रेड का प्रयोग नहीं होता, यह मानक आधारित मूल्यांकन होता है। इसमें मानक जो है रखा जाता है। जैसे मानक क्या है, 10वीं में क्या मानक है, 10वीं में अगर 35% आपने लाए तो आप पास हो जाओगे। तो ये किस में आता है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन में आता है। 10वीं की हमारी जो परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा, वो किस में आएगी, संकल्पनात्मक मूल्यांकन। उसमें क्राइटेरिया क्या है, मानक क्या है कि 35% जो आपको मार्क्स लाने हैं। लेकिन वही निर्णयात्मक मूल्यांकन में ये इस प्रकार का कोई मानक नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई ग्रेड सिस्टम नहीं होती। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि विद्यार्थी ने किस सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। किस सामग्री पर पूरा अधिकार प्राप्त किया, यानी कि कौन सी ऐसी स्किल है वो ठीक से जिसे अचीव किया। यानी कि अगर हम प्रश्न उत्तरी कर रहे हैं और प्रश्न उत्तरी में अगर मैंने आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में प्रश्न पूछे और आपके सही उत्तर आ रहे हैं, तो इसमें इसका मूल्यांकन क्या होगा कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा हो चुका है। या फिर मैंने पर्यावरण पर प्रश्न पूछे या फिर जनरल नॉलेज पर प्रश्न पूछे, तो अगर आपके उत्तर सही आ रहे तो आपका जीके ये सब कुछ ठीक है और पर्यावरण वाला सब्जेक्ट टॉपिक भी ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर किस सामग्री पर, यानी कि किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर, किस स्किल पर जो है अधिकार कर लिया, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन में हम पता कर सकते। कौन पता करेगा, शिक्षक पता करेगा। कैसे पता करेगा, कक्षा में चर्चा करके, प्रश्नोत्तरी करके। ठीक है, तो यहाँ पर इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ग्रेड देना होता है। तो यहाँ पर ग्रेड कैसे दिया जाता है, जैसे आपको 10वीं में आपको ग्रेड मिलते हैं या फिर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एमए में आपको क्या है, मार्क्स मिलते हैं या फिर ग्रेड मिलते हैं। ठीक है, एमए में आपको ग्रेड्स मिलते हैं। वहां पर भी क्राइटेरिया होता है कि आपको कम से कम क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है, एमए का क्राइटेरिया क्या है, कम से कम आपको सी ग्रेड लाना है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है ये वर्ड्स थोड़े चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये होते हैं सी, बी, ए और ओ। इसमें से कोई आपको लाना है, कम से कम आपको सी लाना है, वरना आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और आपके मार्कशीट पर क्या लिखा होगा, एफ लिखा होगा, यानी कि आपने मानक जो है तय किया हुआ पार नहीं किया और आप फेल हो गए। ठीक है, तो ये मूल्यांकन कर देते हैं। लेकिन निर्माणात्मक मूल्यांकन में ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको फेल किया जाएगा, नहीं किया जाता। निर्माणात्मक, अगर कक्षा में प्रश्न उत्तरी चल गया, वहां पर अगर आपका उत्तर नहीं आता तो आपको कक्षा के बाहर निकालते हैं, नहीं निकालते। तो निर्माणात्मक और संकलनात्मक दोनों मूल्यांकन में आपने अंतर समझ लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कक्षा में जो है स्टूडेंट जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पर निर्माणात्मक और संकल्पनात्मक मूल्यांकन, दोनों मूल्यांकन में किसी को कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन में ठीक है, संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है, जिस मूल्यांकन में हम ग्रेड मार्क्स देते हैं वो सारे मूल्यांकन जो है संकलनात्मक मूल्यांकन में आते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या है, कक्षा में जो चर्चा करते हैं हम, परिचर्चा, प्रश्न उत्तरी करते हैं, वो निर्माणात्मक मूल्यांकन में आते हैं। इसमें विकास, विद्यार्थी का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर संकलनात्मक उद्देश्य में क्या होता है, हमें ग्रेड देना, उनको पास करवाना, उनको मार्क्स देना, सर्टिफिकेट देना, ये सारा जो उद्देश्य हमारा यहाँ पर संकलनात्मक मूल्यांकन में होता है। ठीक है, यही बेसिक जो है दोनों में अंतर है। ठीक है, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कहाँ होता है, कक्षा में होता है, और संकलनात्मक मूल्यांकन कहाँ होता है,
वर्ष के आखिर में या फिर 6 महीने के बाद सेमेस्टर में या फिर 1 वर्ष के बाद जो हम कक्षा चेंज करते तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थियों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कहाँ होता है? कक्षा में होता है। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कक्षा में होता है, जिसमें उनके विकास के सभी पक्ष शामिल रहते हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतर और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ये आपको याद रखना है, 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षण किया गया था तब जब लगाया गया था। तो जो बेसिक स्कूलिंग है उसमें क्या है कि आज भी आपको पता है कि जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा जो होती है वहां पर जो आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते और आपको फ्री में जो है किताबें भी प्रोवाइड की जाती है और आपको मील यानी कि आपको जो खाने के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। उसका उद्देश्य क्या था भारत सरकार का? कि हमारी शिक्षा स्तर बढ़े। 2009 में हमारी शिक्षा स्तर काफी निचली थी, काफी जो हम पीछे थे आज के मुकाबले। 2030 के मुकाबले 2009 में जो है स्टूडेंट जो है कक्षा में आते नहीं थे। पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस जो है भारत नहीं था। जो बड़े राज्य है वहां पर तो एजुकेशन अच्छा था, लेकिन ऐसे बहुत से राज्य है जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया या फिर राजस्थान हो गया, ये जो राज्य है यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था काफी खराब थी। आज भी वर्तमान समय में देखिए बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब है पूरे देश में। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये जो राज्य है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था काफी खराब है। अगर गांव में देखे जाए तो वहां पर टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट कक्षा में आते नहीं है। तो इन सभी को कक्षा में लाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बनाया गया। तो आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार आईसीई के प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। अंत आरटीआई अधिनियम को इसकी मूल भावना में क्रियान्वित करने के लिए सतत और समग्र मूल्यांकन एक अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है। ये आपको डेट याद रखनी है आपको। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षण अधिनियम 2009 का। यहाँ निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है और यह शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि में फैली हुई है। इसका अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और विद्यार्थियों के साक्ष्य का फीडबैक। दूसरा पद व्यापक का अर्थ है शिक्षक, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पक्षों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। क्योंकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती है, इसलिए यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों, और यह सीखने के क्षेत्रों में विद्यार्थियों के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजनात्मकता। ये सब क्या है? दो है, एक तो सतत और व्यापक। सतत का अर्थ क्या है? निरंतरता। निरंतरता का ही दूसरा अर्थ है सतत। सतत और निरंतर, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ क्या है कि एक शिक्षक जो है हमेशा विद्यार्थी का मूल्यांकन करता रहता है। एक कक्षा में, जैसे कक्षा में आप प्रवेश करते, उसके साथ ही जो आते ही शिक्षक जो है आपसे प्रश्न उत्तरी करता है, बीच में आपसे प्रश्न करता है, बीच बीच में जो है आपसे जो है परीक्षा भी लेता है, 1 महीने में, 2 महीने में या फिर हफ्ते में, या फिर कभी कभी जो है आपको प्रोजेक्ट देता है, कभी कभी आपको कहता है कि सामने आकर जो उत्तर दो। तो ये क्या है? सतत मूल्यांकन करता है कि आपकी जो विकास कितना हो रहा है, आप कक्षा में जितना पढ़ाया गया है वो समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, ये सतत हो गया। व्यापक क्या है?
कि आपका सर्वांगीण विकास करना, केवल शारीरिक मानसिक के साथ साथ भावनात्मक विकास करना, और फिर इन सभी को जो है साथ लेकर चलना। तो ये व्यापक, तो ये दो कॉन्सेप्ट जो आप मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हो। ठीक है, सतत मूल्यांकन के समय समय पर बच्चे की उपलब्धि अध्यापकों और माता पिता की जागरूकता लाने में मदद मिलती है। ठीक है, सतत मूल्यांकन का फायदा क्या है कि समय समय पर बच्चे की उपलब्धि यानी कि जैसे बच्चा जो कक्षा में फर्स्ट आ गया तो उसे क्या है ट्रॉफी देंगे, उसे क्या है उसी उपलब्धि जो दर्ज की जाएगी। फिर अध्यापक और माता पिता को जागरूकता लाने में मदद, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसे जो कमजोर है तो मार्क्स से जो है हमें पता चलता है कि ये विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमजोर है, और उसमें भी हम हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स लेते हैं तो उसके अनुसार भी कल समझ आता है कि किस सब्जेक्ट में विद्यार्थी कमजोर है। तो इससे क्या है अध्यापक उस विषय को जो है और अच्छे से पढ़ाएगा उस विद्यार्थी के लिए, और माता पिता भी जो है एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं अपने बच्चे पर। ठीक है, वे आने वाली गिरावट के संभावित कारणों पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है कि आपका जो विकास होने में सहायक हो, यानी कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो उससे जो है आपका मार्कशीट पर वो लिख कर आ जाएगा कि आप उसमें फेल हो गया या फिर आपका जो है उसमें कम अंक आए, तो आपके माता पिता और अध्यापक जो है इस पर कार्य कर सकते हैं, और आने वाले भविष्य में आप फेल होने वाले हो तो वो जो उसे ठीक किया जा सकता है किससे, मूल्यांकन से। ठीक है, बीएचयू नहीं पूरे भारत में जो है, भारत में ही सीजीपीए मिलता है आपको। सीजीपीए जो है पूरे भारत में लागू किया है, हमने पढ़ा भी था, अभी लास्ट कक्षाओं में पढ़ा भी था। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने ही जो है ग्रेड सिस्टम 2016 में ही लागू की गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेज जहाँ पर ये यूजीसी, जितने भी कॉलेज है एफिलिएटेड कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से, और सारी यूनिवर्सिटी जो भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह पर जो है सीजीपीए जो है इसी में जो है मार्कशीट दी जाती है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। तो ये इसी प्रकार से आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अनुदेश के उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं कि यहाँ अधिक बल देने की आवश्यकता है। कई बार कुछ व्यक्तिगत कारणों से पारिवारिक समस्याओं या समायोजन की समस्याओं से बच्चे पढ़ाई की उपेक्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उपलब्धि में अचानक गिरावट आती है। यदि अध्यापक, विद्यार्थी और माता पिता उपलब्धि में इस अचानक आई गिरावट के बारे में जान नहीं पाएंगे और बच्चे द्वारा लंबी अवधि तक पढ़ाई की उपेक्षा जारी रहेगी, तो इसके परिणाम स्वरूप उसके सीखने की प्रक्रिया व उपलब्धि में स्थायी कमी आएगी। ठीक है, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है उतना ही है कि मूल्यांकन का, हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, मूल्यांकन से जो क्या है, अगर कोई विद्यार्थी अचानक से जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा तो क्योंकि हम सतत मूल्यांकन करते रहते हैं हर दिन, हर क्षण, हर कक्षा में, तो इससे क्या है, अगर कई थोड़े भी अगर विद्यार्थी का ध्यान भटकता है तो उसका जो है उसकी जानकारी शिक्षक और माता पिता को मिल जाती है। किससे, सतत मूल्यांकन में जब हम प्रश्न उत्तरी करते हैं वहां पर भी पता चलता है कि विद्यार्थी का जो है कक्षा में ध्यान नहीं, और ऐसा ही अगर वो लगातार हफ्तों तक करता रहा तो उसका क्या मार्क्स भी कम आएंगे, और फिर जो हमारी इंटरनल टेस्ट होती है यानी कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में होती है, उसमें भी जो रिजल्ट आ जाएगा और माता पिता को भी पता चल जाएगा कि विद्यार्थी का जो ध्यान कम रह रहा है, यानी कि पिछली कक्षा में तो वो अच्छा था 80-90% वाला था, लेकिन अभी अगली कक्षा में आती जो 60% पर आ गया है, तो उसके पीछे कारण हम समझ सकते हैं कि क्या कारण होगा, तो उसमें जो सुधार कर सकते हैं। यही मूल्यांकन का काम है। सीसीई का प्रमुख बल विद्यार्थियों के निरंतर विकास पर है, जिसमें बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया गया है। और यही आपको यही शब्द याद रखने की, शिक्षा में हम किस किस का विकास करते हैं, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक, ये मेन 3 है, 3 पिलर्स तो ये है। उसके साथ साथ जो है सांस्कृतिक और सामाजिक, ये जो 5 मूल रूप से इन 5 का जो है विकास हम शिक्षा में करते हैं, सुनिश्चित किया जाता है। और इसलिए यह केवल विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन तक सीमित नहीं है, इसमें विद्यार्थी को प्रेरित करने की साधनों के रूप में मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कक्षा में सीखने में सुधार लाने के लिए फीडबैक और
वर्तन कार्य की व्यवस्था की जा सके तथा विद्यार्थी की रूपरेखा एक व्यापक चित्र प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, इसके आधार पर विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना का उद्भव हुआ है। तो आगे बढ़ते हम। जितना हम पढ़ा रहे, हम मूल्यांकन पढ़ रहे, मूल्यांकन में इंपॉर्टेंट क्या है, मूल्यांकन में आपको निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन, इसमें कोई डाउट ना हो तो बाकी जो है इसमें वही बातें हैं। सतत मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि सतत हम करते, इसे मोटे मोटे तौर पर आपको समझना है। ठीक है, भाषा तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बता रहा हूँ इसके अर्थ क्या है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, सीसीई के उद्देश्य क्या है, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। तो सीसीए में क्या है, सीखने पर बल देना है, याद रखने पर नहीं है। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना, नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद विद्यार्थियों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना, मूल्यांकन को निष्पादन और वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। ये सारे जो है सीसीई के जो है उद्देश्य है। सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया और सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना। और जो मैंने बार बार कहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था हमारे क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है। इस मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करना, विद्यार्थियों में परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करना, ये सब कुछ सीसीए के उद्देश्य है। और विशेषता क्या है, सीसीई के निरंतर पक्ष में मूल्यांकन को निरंतरता और आवधिकता पक्षों का ध्यान रखा जाता है। निरंतरता का अर्थ मूल्यांकन की अनेक तकनीकों का अनौपचारिक रूप से उपयोग करते हुए विद्यार्थियों का मूल्यांकन अनुदेशों के आरंभ में, नियोजित मूल्यांकन और अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान निर्माणकारी मूल्यांकन करना है। ठीक है, फिर आगे अब एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। सभी को पढ़ाया जा रहा, समझ तो आ रहा है ना, इसमें आपको मूल्यांकन को ही समझना है, मोटे तौर पर आपको मूल्यांकन समझना है। ठीक है, आवधिकता का अर्थ इकाई कार्य अवधि सारांश के अंत में बार बार निष्पादन का मूल्यांकन करना है। सीसीई के व्यापक घटक में बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करने का ध्यान रखा जाता है। इसमें विद्यार्थी की वृद्धि के शैक्षिक, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन शामिल है। शैक्षिक पक्षों में पाठ्यक्रम के क्षेत्र या विशिष्ट क्षेत्र शामिल है, जबकि सहशैक्षिक पक्षों में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम, क्रमोत्तर कार्यकलाप, मनोवृत्ति और मान्यताएं शामिल है। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन निरंतर और एक मिनट, तो हम कहाँ थे, एक मिनट। शैक्षिक पक्षों में पाठ्यक्रम के क्षेत्र या विशिष्ट क्षेत्र शामिल है, जबकि शैक्षिक पक्षों में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रमोत्तर कार्यकलाप, मनोवृत्ति और मान्यताएं शामिल है।
शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन निरंतर और आवधिक रूप से मूल्यांकन की अनेक तकनीकों का औपचारिक तथा अनौपचारिक उपयोग करते हुए किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन इकाई कार्य अवधि परीक्षा के अंतर्गत अंत में दिया जाता है। कुछ इकाइयों में खराब निष्पादन के कारणों का निदान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसका अनुवर्तन उपरोक्त हस्तक्षेपों और इसके बाद पुनर्परीक्षा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस शैक्षिक शिक्षणों का मूल्यांकन अभिज्ञात मानदंडों के आधार पर अनेक तकनीकों का उपाय करते हुए किया जाता है, जबकि जीवन कौशलों में मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन के संकेतों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। फिर सीसीई के कार्य यह अध्यापक को प्रभावी अध्यापन कार्य नीतियां बनाने में सहायता करता है। निरंतर मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति विशिष्ट शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों के संदर्भों में संहिता क्षमता और उपलब्धि और स्तर की नियमित जानकारी में सहायता मिलती है। निरंतर मूल्यांकन से अध्यापक विद्यार्थी की क्षमताओं, कमियों और जरूरतों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे अध्यापकों को तत्काल फीडबैक मिलता है, जो यह निर्णय ले सकते हैं कि एक विशेष इकाई या संकल्पना को पूरी कक्षा को दोबारा पढ़ाने की जरूरत है या केवल कुछ ही विद्यार्थियों को उपचारात्मक अनुदेश की आवश्यकता है। ठीक है, सीसीई आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या है, एक गुणात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। गुणात्मक मूल्यांकन आप सभी को पता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन में अंतर क्या है। ठीक है, ठीक है। तो सीसीई के कार्य आप सभी को पता चले क्या है। यहाँ पर ये गुणात्मक में जिस प्रकार से हम काम करते हैं कि विद्यार्थी के विकास पर जो ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या है, हम जैसे प्रश्नोत्तरी करके जो अगर कोई किसी स्टूडेंट को उत्तर नहीं आ रहे तो हम उपचारात्मक निदान करते हैं उसमें। लेकिन सारे विद्यार्थियों का अगर उत्तर नहीं आ रहे तो हम फिर से पाठ्यक्रम को फिर से पढ़ाते हैं। यही बात जो है सीसीए के कार्य में आती है। ठीक है, यहाँ पर आखिरी पॉइंट वही लिखा है। निरंतर मूल्यांकन द्वारा बच्चे अपनी क्षमताओं और कमियों को जान सकते हैं। इससे बच्चे को अपने अध्यापन का वास्तविक मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इससे उन्हें पढ़ाई की अच्छी आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने और अपने कार्यकलापों को वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित करने की प्रेरणा मिलती है। यह अनुदेश के उन क्षेत्रों का निर्धारण करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है जिस पर और अधिक बल देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वही बातें हो रही है, इसमें ज्यादा समझाने की कोई बातें है नहीं, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि इसमें गुणात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है। यह विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रस्तापित करता है। वस्तुतः अधिकांशतः प्राप्तांक अथवा अंक बच्चों में तुलना है अथवा गलत निर्णय को भी पुष्ट करते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी करते बच्चे ने 70 अंक प्राप्त किए हैं और किसी ने 77, तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों की समझ के स्तर में बहुत अंतर होगा, पर अंकों के आधार पर दोनों की श्रेणियों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये कौन सा मूल्यांकन है, 70 और 77 वाला? ये कौन सा मूल्यांकन है, एक बार कमेंट कीजिए। ये कौन सा मूल्यांकन है, परिणामात्मक है या फिर गुणात्मक है? ये कौन सा मूल्यांकन किया जा रहा है जहां पर 70 और 77 जो अंतर बताया जा रहा है, ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? एक बार कमेंट कीजिए सारे स्टूडेंट।
ठीक है। यह भविष्य में विषयों को पाठ्यक्रमों और करियर संबंधी निर्णय लेने में सहायता देता है। सीसीई के अनुसार विद्यार्थियों बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन वर्ष में 2 से 3 बार प्रत्येक 4 और 6 महीने में किया जाता है, यानी कि सेमेस्टर पद्धति की बात हो रही है यहाँ पर। इससे शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति पर सूचना रिपोर्ट प्राप्त होती है और इस प्रकार उनकी भावी सफलताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। ठीक है। शिक्षा पर महान व्यक्तियों के विचार। इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। 70 और 77 वाला जो मूल्यांकन किया गया है, ये किस प्रकार का है? गुणात्मक है या परिणामात्मक है? जल्दी उत्तर दीजिए इसका। अगर इतना भी आपने समझ लिया तो जो है मूल्यांकन आपने ठीक ठाक समझ लिया है। बाकी ये सारी पीपीटी छोड़ दीजिए, इतना उत्तर दीजिए आप, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका मूल्यांकन ठीक हो रहा है। ठीक है। 70 और 77 वाला जो मूल्यांकन यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, ये किस प्रकार का उदाहरण है? गुणात्मक उदाहरण है, गुणात्मक मूल्यांकन है या फिर परिणामात्मक मूल्यांकन है? ये इसका उत्तर दीजिए। कोई भी स्टूडेंट इसका उत्तर नहीं दे रहा। एक विद्यार्थी का उत्तर आया है और उनका सही है, पिंकी जी का उत्तर सही है। ये जो है परिणामात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर अभी यहाँ पर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो खत्म हो गया है लगभग। शिक्षा पर महान व्यक्तियों के विचार, एक बार हमें विचार पढ़कर जो है यहाँ पर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। दोनों को शिक्षा देने की बात विवेकानंद ने की है। शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर न हो, ये टैगोर ने कहा, क्योंकि वो टैगोर किस प्रकार से शिक्षा देते थे आपने देखा है। उनका टैगोर की जो स्कूल था वहां पर जो है प्रकृति में जो है शिक्षा दी जाती है मुक्त रूप से। यहाँ पर विद्यार्थी खुद से जो है सीखते थे, इसलिए वो कहते हैं प्रकृति से दूर विद्यार्थियों को नहीं रखना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अतिमानस का उपयोग करना है, अरविंद घोष ने कहा है। फिर शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के शरीर और मस्तक तथा मन की सर्वोत्तम शक्तियों के सम्यक रूप से विकसित विकास से है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। मेरे विचार से मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? इंसान को इंसान बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा मात्र आत्मोन्नति के लिए होती है। आत्मोन्नति यानी कि अपनी उन्नति के लिए, अपनी आत्मा अपने मन के चेतना की उन्नति के लिए होती है। गांधी ने कहा है, वह शिक्षक नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन भरे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। तो तथ्यों को भरना या फिर तोता बनाना हमारा उद्देश्य है, रोबोट बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आने वाली चुनौतियों के लिए, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए बनाना, यह है कथन किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कौन है? इनका जन्मदिन क्या है, जरा बताइए मुझे। शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल बहुत मीठे है, अरस्तु। ये वही अरस्तु है, पाश्चात्य वाले प्लेटो के शिष्य। और किसके गुरु है ये? गुरु किसके है ये भी बताइए। अरस्तु किसके गुरु है? और राधा कृष्णन कौन है ये भी बताइए मुझे। ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था, अगर आप एक पुरुष, इनकी एक बुक भी है आत्मकथा, वो आपको पढ़नी चाहिए नेल्सन मंडेला की। अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। तो ये किसका कथन है? ब्रिंघम यंग का कथन है। ये काफी प्रसिद्ध कथन है, ब्रिंघम यंग, ये आपको याद रखना है अगर पूछा जाए तो। शिक्षा वास्तव में सत्य की खोज है, यह ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। अगर शिक्षा के यथार्थ को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो यह दुनिया रहने के लिए बेहतरीन जगह बन जाएगी।
ये किसने कहा? एपीजे अब्दुल कलाम ने। हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्य से जोड़कर उपयोगी और रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए, ये भी बात कथन किसका? कलाम का। जॉब के लिए शिक्षा हो। फिर शिक्षा का परिणाम मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। यह है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो मैंने पूछा, 2 प्रश्न पूछे थे, किसी के उत्तर आए या नहीं? अरस्तु के प्लेटो क्या है? अरस्तु के प्लेटो कुछ बताया? मैंने अरस्तु का शिष्य पूछा है। अरस्तु का शिष्य कौन है? अरस्तु का शिष्य कौन है? अरस्तु का शिष्य कौन है? एक प्रश्न पूछा था। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? निधि जी का उत्तर आया है 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरी राष्ट्रपति एक महान शिक्षक। निधि जी का सही उत्तर आया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने उसके बाद वो। और जो 5 सितंबर, हर वर्ष हम 5 सितंबर को जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो शिक्षक दिवस इनके ही बर्थ डेट पर मनाते हैं, क्योंकि ये पहले शिक्षक थे, फिर मुख्याध्यापक भी बने, यानी कि हेडमास्टर बने। हेडमास्टर बनने के बाद फिर वो पॉलिटिक्स में गए, फिर राष्ट्रपति बने, पहले उपराष्ट्रपति बने, भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, और फिर जो राष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो दूसरे राष्ट्रपति भी कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होनी चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपको याद होना चाहिए सभी को। शिक्षा में आप सभी विद्यार्थी है। पहले प्रश्न का तो उत्तर मिल गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। दूसरे प्रश्न का वो उत्तर आया है, सिन्हा जी ने उत्तर दिया सिकंदर। अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के शिष्य कौन बने? सिकंदर। और अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का। ठीक है, तो ये क्रम से आपको याद होना चाहिए। स्नेहा जी का भी उत्तर, दोनों उत्तर आए हैं, स्नेहा जी का, निधि जी का और पिंकी जी का भी उत्तर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड 22 क्लासेस में पूरा हो चुका है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है जितना भी पाठ्यक्रम में है वो जो है इन डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। 22 घंटे में पढ़ाया गया है 22 क्लासेस में। तो ऐसा कोई पॉइंट या फिर चैप्टर या फिर कोई टॉपिक नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं गया हो टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो सारे टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग 22 क्लासेस में पढ़ाया गया है। इसके बाद जो हम एमसीक्यू लेंगे कल की क्लास में, जो हमने पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यू हम कल की कक्षा में लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमने मूल्यांकन प्रणाली पढ़ी उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और फिर हम कक्षा समाप्त करेंगे। जी सिंह जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण इंपॉर्टेंट है। जी निधि जी ने उत्तर दिया है, सही है सभी का। हाँ पिंकी जी, क्वेश्चन कल से हम जो लगातार 2-3 क्लास जो है क्वेश्चन ही करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। जो आने वाली क्लास कल की जो 5 बजे की क्लास है उसमें क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, अभी जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया है, तो सब पर जो है अभी क्वेश्चन ही होंगे। आने वाली कक्षाओं में जो है एमसीक्यू है। कल की कक्षा में एमसीक्यू क्लास है, कल की जो है एमसीक्यू की ही क्लास है। ठीक है, तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न लेंगे 2-3 क्लास और उसके बाद जो है रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करेंगे। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड उसके बाद करेंगे, लेकिन कल से जो हम एमसीक्यू करेंगे इसके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कल से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगहों से जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन जो है आपको उत्तर आने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा साथ में। अगर आपको दिक्कत होगी उत्तर देने में तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर उत्तर सभी के सही आ रहे होंगे
तो उनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा प्रश्न हम करवाएंगे। अगर आज के मूल्यांकन में आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। लाइव क्लास के स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास के जो है वो भी जो है रिकॉर्डिंग क्लास में भी जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहां पर प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट का, वो भी जो पूछ सकते हैं, अगली क्लास में उनका उत्तर दिया जाएगा। तो हाँ, अभी जो जितने स्टूडेंट लाइव है उनमें किसी को मूल्यांकन प्रणाली में कोई डाउट हो, या फिर जो हमने यहाँ पर पढ़ा शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, ये सारे जो शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षक प्रभावक तत्व, ये सहायक सामग्री, ये सब कुछ आपको पता है, हमने पढ़ाया है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मूल्यांकन ये भी सब हमने पढ़ा है। मूल्यांकन प्रणाली, ग्रेड सिस्टम, कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो कि हमारे नेट की होती है, ये सारे मूल्यांकन की पद्धतियों में नवाचार जो लाया गया है, ग्रेड सिस्टम लाई गई है, उसी के साथ सीजीपीए के साथ जो है आपको दो प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं। एक तो ग्रेड दिया जाता है ABCD में, और साथ ही साथ 10 में से मार्क्स दिए जाते हैं, 10 में से 9, 10 में से 8। इस प्रकार की जो नई पद्धति है इस पर भी जो हमने चर्चा की, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास शिक्षकों का मूल्यांकन, हमने 21वीं क्लास में जो शिक्षकों का मूल्यांकन हमने पढ़ा था। शिक्षकों का मूल्यांकन इतर शिक्षकों से, और साथ ही साथ जो है विद्यार्थी के जितने मार्क्स आते हैं, शिक्षकों का मूल्यांकन 2-3 प्रकार से होता है। एक तो उनके जो शिक्षक है उनके साथ जो दूसरे टीचर्स है, कलीग्स है उनके, यानी कि एक मैं टीचर हूँ और मेरे साथ दूसरे टीचर्स है एक ही कॉलेज में, तो उनके द्वारा जो मूल्यांकन होता है। दूसरा मूल्यांकन कौन करता है? वहाँ के HOD, वहाँ के प्रिंसिपल। और तीसरा मूल्यांकन कैसे होता है? जब रिजल्ट आता है विद्यार्थियों का कक्षा में, तो अगर कक्षा के सारे विद्यार्थी अगर अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं तो उनका मूल्यांकन होता है कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। अगर सारे विद्यार्थी फेल हो रहे हैं तो वहां पर मूल्यांकन किया जाता है फिर से उन पर, ठीक है। तो ये जो बेसिक जो है मूल्यांकन होते हैं शिक्षक के। इस प्रकार के जो 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये पॉइंट जो है मैंने आपको पढ़ाए भी थे। जो हमारी 21वीं कक्षा है, इसके पहले वाली कक्षा, वहां में हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ शिक्षक के मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो शिक्षक के, यहाँ पर है शिक्षक मूल्यांकन। शिक्षक मूल्यांकन यहाँ पर है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य हमने देखा, मूल्यांकन क्यों करना है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य के प्रति गंभीर व निष्ठावान बनाना है, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त नई विधियों और प्रयोगों को प्रोत्साहन देना, शिक्षकों के गुणों में सुधार, क्षेत्रों को और विस्तृत करना। तो यहाँ पर विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। परंपरागत तरीके से शिक्षण कार्य करा रहे शिक्षक आधुनिक काल की आवश्यकता अनुसार खुद को उस माहौल में स्थापित नहीं कर पा रहे, जिस कारण वे पाठ्यक्रम को पूर्ण समग्रता से नहीं पढ़ा सकते। मूल्यांकन किया जाता है, उसी के साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, मैंने वो बताया। तो मूल्यांकन के आधार क्या है? शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा फल निर्धारण, जो कि मैंने पहले बताया कि मार्कशीट जब आती है तो विद्यार्थी अच्छे मार्क्स से अगर पास हो रहे हैं तो शिक्षक जो है अच्छा पढ़ा रहा है। अगर मार्क्स विद्यार्थियों को कम आ रहे हैं तो शिक्षक जो है खराब पढ़ा रहा है। यहीं से मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। ये पहला मूल्यांकन है। फिर स्वयं क्रम निर्धारण, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक की कार्यक्रम निर्धारण, फिर विद्यार्थियों द्वारा जो फीडबैक आता है, फिर साथी शिक्षक जो कि मैंने बताया था, जो बाकी टीचर्स होते हैं स्कूल में, वो भी जो इसका मूल्यांकन करते हैं शिक्षक का। फिर निरीक्षकों, यानी कि जो बाहर से टीचर्स आते हैं परीक्षा लेने के लिए, बाहर से जो आपको पता है निरीक्षक आते हैं और कक्षा में आकर पूछते हैं। आपने भी देखा होगा स्कूल में कि जब बाहर से जो टीचर आते हैं तो उस दिन आपको सभी को कक्षा में अलग से टीचर बताते हैं कि आपको ऐसे अच्छे से कपड़े पहन के आना है, सबके उत्तर देने हैं। और जो होशियार जो विद्यार्थी होते हैं उनको आगे बैठाया जाता है, कुछ होशियार विद्यार्थियों को पीछे बिठाकर सर रखते। तो वो कार्यक्रम जो होता है वहां पर किसके लिए आते? वो शिक्षक के मूल्यांकन के लिए आते, विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए नहीं आते। तो और एक संस्था है NAAC, इसमें मूल्यांकन में एक संस्था है NAAC जो संस्था है वो किसका मूल्यांकन करती है? वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का मूल्यांकन करती है। आपकी यूनिवर्सिटी, जहां पर भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी के नाम के आगे लिखा होगा A+, तो उसके साथ NAAC लिखा होगा। NAAC द्वारा
A+ या फिर नैक द्वारा B+ ऐसा लिखा होगा। आप अपने स्कूल कॉलेज के जो यहाँ पर जो हेडलाइन जहाँ पर लिखी होगी, जहाँ पर बोर्ड होगा उनका, वहां पर देखिए नीचे एक पट्टी होती है, वहां पर दिखा होता है नैक द्वारा जो A रैंक दिया गया हो, B रैंक दिया गया, वो यूनिवर्सिटी को रैंक देते हैं नैक। और विद्यार्थी शिक्षक के लिए कौन होते हैं? विद्यार्थी का परीक्षाफल, साथ ही शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन, फिर निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन, प्रधानाचार्य वहाँ के HOD प्रिंसिपल उनके द्वारा जो है, फिर शिक्षा बोर्ड के द्वारा, जैसे कि महाराष्ट्र का बोर्ड हो गया, यूपी का बोर्ड हो गया, या फिर केंद्र का बोर्ड हो गया, और फिर समुदाय द्वारा मूल्यांकन यानी कि सोसाइटी। ये सारे जो है शिक्षक के मूल्यांकन के आधार है। ठीक है सिंह जी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है अभी? शिक्षक के मूल्यांकन आपको बता दिए मोटे तौर पर क्या है। जो टीचर स्टूडेंट के रिजल्ट से जो मूल्यांकन होता है, प्रिंसिपल के द्वारा मूल्यांकन होता है, और बाकी जो साथी टीचर है उनके द्वारा मूल्यांकन होता है, और बाहरी निरीक्षक जो आते हैं उनके द्वारा मूल्यांकन होता है। ये बेसिकली आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं शिक्षक के मूल्यांकन में। तो शिक्षण निर्देश पहला आपने पूछा है, शिक्षण निर्देश। सिंह जी, पहला शिक्षण निर्देश क्या होता है? जब शिक्षक कोई निर्देश देता है, जैसे मैंने आपको निर्देश दिया कि आपको कल जो है होमवर्क करके आना है, जो है आज जितना भी पढ़ा है उसको जो है एक कॉपी में लिखकर लाना है। ये जो कहना हुआ, ये क्या होगा? निर्देश देना, अनुदेश देना हो गया। दूसरा है लर्निंग। लर्निंग में क्या है? सीखना, यानी कि जो विद्यार्थी सीखता है। जैसे आज आपने कन्फ्यूजन पूछा था शिक्षक का मूल्यांकन कैसे होता है, अगर वो आपने समझ लिया तो ये आपकी लर्निंग है, सीख है। ठीक है, दोनों में अंतर ये है। अनुदेश में क्या होता है? शिक्षक अनुदेश देता है, आपको होमवर्क करके लाओ, या फिर ये करके लाओ, वो करके लाओ, ये जो बात कहता है उसमें जो आदेश देता है शिक्षक, वो अनुदेश में आता है। और लर्निंग कौन करता है? विद्यार्थी। अनुदेश कौन देता है? शिक्षक। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सीखता विद्यार्थी है, अनुदेश देता है टीचर। ठीक है, तो अनुदेश का एक उदाहरण क्या है कि कल जो आज मैंने पढ़ा है, कल आप वो नोटबुक में लिख कर लाओ, तो ये अनुदेश का एक उदाहरण हो गया। और लर्निंग का उदाहरण क्या हो गया? जैसे आपने डाउट पूछा था शिक्षक के मूल्यांकन के आधार क्या है, फिर शिक्षक का मूल्यांकन कैसे होता है। शिक्षक का मूल्यांकन जो मैंने पॉइंट बताए, प्रधानाचार्य और फिर साथी शिक्षक और साथ ही साथ परीक्षा फल, ये जो आपने समझ लिया तो ये क्या है? सीखना हो गया, आपका लर्निंग हो गया। ठीक है, तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। शिक्षा में जो कुछ है, शिक्षा क्या है? चक्र की तरह है, एक दूसरे से सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड है। प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, ये सारे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये किसमें जुड़ा हुआ है? समाज में, और ये समाज से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम जितना पढ़ रहे हैं वो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड तो है ही, और शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। टीचिंग वाला जो है, टीचिंग यानी कि पढ़ाना। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाने में आता। अनुदेश में क्या था? पढ़ाने में क्या है? जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर शिक्षक की अवधारणा, उद्देश्य और शिक्षण का स्तर, जो मैंने स्मरण शक्ति क्या है, समझ क्या है, और विचारात्मक यानी कि चिंतन स्तर क्या है, ये आपको समझाया, तो ये क्या हो गया? पढ़ाना हो गया। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि मैंने कहा कि जो स्मरण, समझ और विचारात्मकता है, इसको कल लिख कर लाओ, ये क्या दिया मैंने आपको? अनुदेश, आदेश दिया, तो ये इंस्ट्रक्शन में आता है। तो उसमें दोनों में अंतर है, यानी कि विद्यार्थियों को जो काम कहा जाता है कि करने के लिए, वो किस में आता है? अनुदेश में आता है। और टीचिंग में क्या आता है? पढ़ाना। जब विद्यार्थी, शिक्षक पढ़ाता है व्याख्यान के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, या फिर कोई अलग, जिस प्रकार से हम पढ़ाते टीचिंग एड्स को लेकर ब्लैक बोर्ड पर जो पढ़ाया जाता है, वो टीचिंग में आता है। अनुदेश में क्या आता है? जैसे आपको कहा जाए कि होमवर्क करके लाओ, या फिर वो प्रोजेक्ट का काम दे दिया, तो अनुदेश में आता है। और दूसरा क्या है आपका? लर्निंग। लर्निंग कौन करता है? विद्यार्थी करता है, शिक्षक नहीं करता। लर्निंग यानी कि जो मैंने आपको शिक्षण के स्तर बताया, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, ये अगर आपने समझ लिया तो वो आपकी लर्निंग हो गई। यानी कि जो मैंने आपको पढ़ाया, या अगर आपने समझ लिया तो वो समझ में आएगा। और इन तीनों का डिफरेंस अगर आपने समझ लिया, वो भी किस में आएगा? लर्निंग में आएगा। तो आपने सीख लिया। तो ये तीन अंतर है। ठीक है, तीनों भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन तीनों भी एक दूसरे के
साथ है, काम करते दोनों, एक दूसरे की हेल्प करते, ठीक है। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और लर्निंग, ये तीनों भी जो है एक दूसरे के लिए मददगार है, ठीक है। अगर मैंने आपको सिखाया नहीं कुछ तो अनुदेश कैसे दूंगा? अगर मैंने आपको सिखाया नहीं आज शिक्षण के स्तर, तो आपको होमवर्क कैसे दूंगा? अगर पहले पढ़ाना पड़ेगा, फिर होमवर्क दूंगा, फिर आप सीखोगे। तो एक एक दूसरे से है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप सीखोगे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पढ़ाऊंगा तो सीखोगे, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट हो गए तीनों, समझ गए? अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो आप समझोगे कैसे? यानी कि अगर मैं टीचिंग नहीं करूंगा तो आप लर्निंग कैसे करोगे? और अगर आप लर्निंग ही नहीं करोगे तो होमवर्क कैसे दूं मैं? तो ये तीनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन तीनों भी अलग है, तीनों एक नहीं है। लर्निंग करना, टीचिंग करना, ये दोनों से अलग है, और अनुदेश देना भी अलग है, ठीक है। तो और किसी के कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अधिगम, शिक्षण और अनुदेश का प्रभाव होता है। तो आप कहना चाहते जो अभी मैंने 3 सर्कल बताए, अधिगम, अधिगम यानी कि लर्निंग, शिक्षण यानी कि टीचिंग कर रहा होना, तो इनका प्रभाव क्या होता है? इनका प्रभाव किस पर पड़ता है? अनुदेश पर पड़ता है। अगर आपको पढ़ाया जाए, एक बार आप अपना प्रश्न जो है ठीक से मुझे पूछ लीजिए सिंह जी, तो इसका मैं उत्तर दूंगा। जैसे कि मैंने उसका सर्कल का भी मैं बताया था, तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और तीनों का अंतर भी बताया है। इसके बाद आपका कोई दूसरा डाउट हो तो एक बार आप ठीक से एक प्रश्न पूछ लीजिए, तो मैं उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। तो अधिगम आपको पता है लर्निंग, लर्निंग कब होती है? जब टीचिंग होती है। सबसे पहले क्या आता है, एक बार मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। अगर मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा तो आपको ठीक से समझ आएगा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले शिक्षण, सबसे पहले आता है शिक्षण करना। सबसे पहले क्या आता है? टीचर्स पढ़ाता है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले का शिक्षण सबसे पहले आएगा, यानी कि टीचिंग, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर पढ़ाने से क्या है? छात्र सीखता है। क्या होता है? अधिगम। अधिगम कौन करता है? छात्र। यहाँ पर ठीक से पेन, छात्र। और शिक्षण कौन करवाता है? टीचर, शिक्षक, ठीक है। शिक्षण कौन करवाता है? शिक्षक। और अधिगम कौन करता है? छात्र करता है, छात्र सीखता है। और अनुदेश कौन देता है? अनुदेश कौन देता है? शिक्षक देता है अनुदेश। अनुदेश कौन देता है? अनुदेश देता है शिक्षक। किसको देता है? छात्रों को, ठीक है। देता कौन है? शिक्षक। और लेता कौन है? छात्र। अनुदेश का उदाहरण क्या है? जैसे होमवर्क अनुदेश का उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? शिक्षण। शिक्षण टीचर करवाता है। तो शिक्षण करवाने से क्या होता है? विद्यार्थी का अधिगम होता है। और अधिगम किसका कितना हुआ, अच्छा, ये समझने के लिए शिक्षक क्या करता है? अनुदेश देता है, जैसे होमवर्क देता है, ठीक है। तो ये क्या है? सर्कल पूरा हो जाता है पूरा। तो शिक्षक को कितना पढ़ाया गया, शिक्षण जो हुआ है वो ठीक से हुआ है या नहीं, ये समझने के फीडबैक के लिए क्या प्रयोग करता है? अनुदेश का प्रयोग करता है। अनुदेश किसका प्रयोग, किसी लिए प्रयोग करता है? फीडबैक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे 1 नंबर पर आता है शिक्षण, 2 नंबर पर आता है अनुदेश, फिर आता है अधिगम, और 3 नंबर पर क्या आता है? अनुदेश। अनुदेश किस लिए दिया जाता है? अधिगम कितना हुआ ये समझने के लिए, ठीक है। तो ये किस प्रकार से, अगर शिक्षण होगा तो अधिगम होगा, अधिगम पर ही क्या है? अनुदेश होगा। तो ये तीनों का अर्थ आप समझ गए। तो अनुदेश किसका परिणाम है? शिक्षण का ही परिणाम। अधिगम और अनुदेश किस प्रकार से?
अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपका अधिगम होगा, और अधिगम होगा तो जो मैंने अनुदेश दिया यानी कि होमवर्क, तो होमवर्क भी आपका अच्छा होगा। तो ये दोनों भी जो है इसका ही परिणाम है। किसका परिणाम है? शिक्षण का परिणाम है। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आप समझ पाओगे, यानी कि अच्छा शिक्षण होगा तो अच्छा अधिगम होगा, और अच्छा अधिगम होगा तो अच्छा अनुदेश होगा। तो शिक्षण का ही अधिगम और अनुदेश परिणाम है। ये समझ गया? आपका उत्तर आपको मिला परिणाम वाला, जो परिणाम वाला आपने प्रश्न पूछा था। तो परिणाम शिक्षण का क्यों है? अगर अच्छा टीचर पढ़ाएगा शिक्षण में तो उसका अधिगम अच्छा होगा, और अच्छा अधिगम होगा तो अनुदेश अच्छा होगा। यानी कि अगर मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अच्छे से समझोगे, और अच्छे से समझोगे तो अच्छे से अनुदेश में जो होमवर्क दिया है तो अच्छे से करके आओगे। अगर मैंने बुरा पढ़ाया तो बुरा आप मतलब ठीक से आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको होमवर्क दिया गया तो आप होमवर्क नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ कहां पर जुड़ा हुआ है? शिक्षक से जुड़ा हुआ है। सब कुछ जुड़ा कुछ से है? पहले से जुड़ा हुआ है, शिक्षण से जुड़ा हुआ है। शिक्षण अच्छा है तो अधिगम अच्छा है, अधिगम अच्छा है तो अनुदेश भी अच्छा है। ठीक है, अनुदेश अच्छा है तो अनुदेश से भी वापस कहां पर आता है? शिक्षण में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अच्छा अगर होमवर्क आपने किया है तो इसका अर्थ क्या है? मैंने अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सर्कल पूरा हो गया तीनों का, शिक्षण, अधिगम और अनुदेश का सर्कल पूरा हो गया। ठीक है, तो वापस भी आता है। अधिगम अनुदेश पर ही समाप्त नहीं होता, अनुदेश से वो कहाँ आ जाता है? फिर से शिक्षण में आ जाता है। शिक्षण यानी कि शिक्षण अच्छा हुआ या नहीं, तो ये कहाँ पर फीडबैक मिलता है? टीचर को फीडबैक मिलता है अनुदेश से, यानी कि होमवर्क से। उसका उदाहरण मैंने दिया था होमवर्क। अगर आपने अच्छा होमवर्क किया तो उत्तर आ जाता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और शिक्षण का ही अनुदेश और अधिगम परिणाम क्यों है, ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, तो और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी आपका तीसरा एक प्रश्न है सिंह जी का। अनुदेश क्या है? अनुदेश, अनुदेश को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ बताना, आपको कुछ आदेश देना। अनुदेश को आपको अनुदेश से नहीं समझना। अनुदेश को आपको, अनुदेश शब्द को छोड़ दीजिए और इस शब्द को आप आदेश शब्द से समझिए, इससे जल्दी समझ पाएगा। आदेश से समझिए, यानी कि टीचर ने आपको आदेश दिया। तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। अनुदेश में अधिगम क्यों नहीं है? तो आदेश में जैसे समझिए कि मैंने आपको आदेश दिया कि जाओ मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट को क्या दिया? अनुदेश दिया, और विद्यार्थी गया, ग्लास का पानी लेकर आ गया। ठीक है, और आकर रख दिया टीचर के सामने, टीचर ने पानी पी लिया। ठीक है, इसमें अधिगम क्या है? इसमें आपने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा। इसमें आपने कुछ सीखा नहीं? सीखा ना। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें अधिगम नहीं होता। अनुदेश अगर दिया जाए तो अनुदेश केवल ऐसा नहीं, होमवर्क का नहीं, अनुदेश अलग अलग दिए जा सकते हैं। जैसे अनुदेश दिया जाए कि आपको बैठना है, विद्यार्थी, शिक्षक ने कहा बैठ जाओ, उठ जाओ, इसमें क्या सीखोगे? तो ये क्या है? आदेश मानने में सीख नहीं होती हमेशा। तो इसमें हमेशा अधिगम हो, ये जो है कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अनुदेश में आदेश होते हैं। आदेश में क्या होता है? आदेश का पालन करना है। तो किसी भी प्रकार के आदेश हो सकते हैं। जैसे कि शिक्षक ने आदेश दिया कि कल आपको सुबह 6 बजे ही आना है, क्लास 6 बजे होगी, तो यह अनुदेश दिया। तो इसमें आपने क्या सीखा नया? 6 बजे आना है तो 6 बजे आना है, इसमें क्या सीखना? इसमें लर्निंग क्या है? नहीं है कोई भी। ठीक है, तो अनुदेश में अधिगम किस प्रकार से निहित नहीं है, ये आपने समझ लिया होगा इससे। ठीक है, अनुदेश को आपको आदेश से समझना। आदेश में शिक्षा नहीं होती, आदेश में आदेश होता है, उसको सिर्फ आपको पालन करना। ठीक है, तो इसलिए अनुदेश में जो आदेश में जो है अधिगम नहीं होता। तो ये भी डाउट आपका सॉल्व होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको? सिंह जी एक बार कमेंट कीजिए।
वो पेड़ पर जो आपने उदाहरण दिया है, उदाहरण वो सीखने का नहीं, आपको अनुदेश को अनुदेश से समझना है। अनुदेश में वो वाक्य की प्रक्रिया क्या करता है उसमें आपको नहीं देखना। जो अनुदेश है अपने आप में कोई अधिगम नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि पेड़ पर चढ़ो, तो उसमें उस अनुदेश में कोई सीख नहीं है। उसकी क्रिया आगे जो भी होगी वो अलग बात है, लेकिन खुद अनुदेश में कोई शिक्षा निहित नहीं होती, अधिगम निहित नहीं होता। अनुदेश में खुद में कोई जो है अधिगम नहीं होता, लेकिन शिक्षण में खुद में जो है लर्निंग होती है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में जो लर्निंग होती है, लेकिन आदेश में कोई लर्निंग नहीं होती। ठीक है, उसके अंतर्गत केवल आदेश में कोई लर्निंग नहीं होती। ठीक है, और अनुदेश में कोई अधिगम नहीं होता। आदेश, ठीक है, अगर आपको कोई आदेश दिया जाए तो उसमें अधिगम नहीं होता, निहित नहीं होता, क्योंकि वो पूरे रूप से आदेश है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ग्लास का, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि सुबह आपको 6 बजे आना है, तो इसमें लर्निंग क्या है? उसमें लर्निंग नहीं है कुछ। लर्निंग अगर उसका बाल की खाल निकालोगे कि सुबह 6 बजे उठना, भी एक तो उसमें भी तो सीखना है कि सुबह उठने की प्रक्रिया मैंने सीख ली, सुबह उठना जल्दी सीख लिया। इसमें भी तो नहीं सीख है, मैंने चलना सीख लिया, मैं स्कूल पर आ गया, मैंने ड्रेस पहन लिया, ये भी सीख लिया। ऐसे अगर आप बाल की खाल निकालोगे तो उसमें आदेश में अनुदेश आपको अधिगम निकाल ही लोगे कुछ ना कुछ, लेकिन आपको उसे ऊपर से देखना है। अनुदेश में क्या है, जैसे मैंने पानी का गिलास लाने के लिए कहा, सुबह 6 बजे आने के लिए कहा, तो उसमें ऊपरी तौर पे मोटे मोटे तौर पर कोई लर्निंग नहीं है। अगर आप उसमें डिटेल में जाओगे तो उसमें भी आप लर्निंग निकाल ही लोगे। वैसे भी आप जीवन में, वैसे हमने शिक्षण में जैसे पढ़ा है कि जीवन में हम निरंतर सीखते ही रहते हैं। आप चलते हो तब भी सीखते हो, आप सांस लेते हो तब भी कुछ ना कुछ सीखते ही हो। अगर आप ऐसे ही बाहर इधर उधर देखोगे तो कोई छोटी सी जो है चींटी जो है छोटा सा जो दाना लेकर ऊपर चढ़ रही होगी, वहां से भी आप लर्निंग कर लोगे। या फिर कोई झगड़ा कर रहा होगा बाहर, आपने देखा कि सड़क पर कोई झगड़ा कर रहा है, वहां से भी आपने सीख लिया कि झगड़ा करना बुरा होता है। तो अगर आप बाल की खाल निकालोगे तो आपको अनुदेश में भी मिल जाएंगे अधिगम, लेकिन ऊपरी तौर पर आपको क्या समझना है, अनुदेश में आदेश में जो है लर्निंग जो है नहीं होती। ठीक है, इसके उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे सुबह क्लास में आना या फिर पानी का ग्लास देना, इसमें जो है अधिगम नहीं होता। सारे आदेश में या फिर अनुदेश में लर्निंग हो ऐसा नहीं है। ठीक है, लर्निंग के लिए क्या लगता है? शिक्षण। तो अधिगम किस में है? शिक्षण में निहित है। शिक्षण जो होता है शिक्षण में निहित है। अधिगम कहाँ पर निहित है? शिक्षण में। शिक्षण में निहित है अधिगम। ठीक है, अधिगम किस में निहित है? शिक्षण में निहित है, अनुदेश में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आपने अनुदेश और आदेश और शिक्षण, इन तीनों को आपने समझ लिया। एक बार कमेंट कीजिए, तीनों को आपने समझ लिया? तीनों तीनों का अंतर आपने समझ लिया, अनुदेश, शिक्षण और अधिगम। तीनों का अगर आपने अर्थ समझ लिया तो जो है तीनों का अर्थ मैंने जो है आपको बताया है। ठीक है, ठीक है, समझ गए सिंह जी। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद, जितने भी स्टूडेंट आज क्लास में जुड़े सभी का धन्यवाद।